स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इस क्लास में नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट 2। हमने पिछली क्लास में नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट 1 पढ़ा था और 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ। हमने सबसे पहले बात की थी कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद में हमने बात की थी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कि इनका उद्देश्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना और देश में इस प्रकार का माहौल बनाना कि जन कल्याण हो और कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। उसके बाद में हमने बात की थी कि नीति निर्देशक तत्वों में कि पर्पज ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पर्पज क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मूल उद्देश्य है। हमने 36 पढ़ा था राज्य की परिभाषा, हमने 37 पढ़ा था कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल है, नॉट इनफोर्सेबल बाई जुडिशरी या कोर्ट के द्वारा इनको आदेश देकर लागू नहीं करवाए जा सकते क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। मूल अधिकार वाद योग्य थे और ये वाद योग्य नहीं है, इसमें थोड़ा अंतर है। उसके बाद में हमने बात की थी कि प्रमोट द पब्लिक वेलफेयर एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखें और लोक कल्याण को बढ़ावा दें। उसके बाद में हमने अनुच्छेद 40 पढ़ा था, अनुच्छेद 39 पढ़ा था। 39 में हमने महत्वपूर्ण प्रावधान पढ़े थे और इंपॉर्टेंट भी लगाया था। हमने बात की थी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राज्य कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखे। किन का ध्यान रखे? एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, नागरिकों को जीवन यापन के अधिकार दें और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप मटेरियल रिसोर्सेज, भौतिक संसाधनों का समान वितरण करें और देयर शुड बी नो कंसंट्रेशन वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण रोकें। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, महिला और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करें। उसके बाद हमने बात की थी कि द हेल्थ ऑफ वर्कर एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन शुड नॉट एक्सप्लॉइटेड, यानी कि बाल्यकाल का संरक्षण करें बालकों के और उसके साथ साथ जो श्रमिक है, कामगार है, उनके हितों की रक्षा करें। उसके बाद में हमने बात की थी कि अनुच्छेद 39A जो बाद में जोड़ा गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 42वें संशोधन 1976 में, जिसमें लिखा है कि प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएं। उसके बाद में हमने आर्टिकल 40 पढ़ा था जो पंचायतों की बात करता है और उसमें प्रावधान है कि पंचायतों का गठन करें और उन्हें शक्तियां प्रदान करें। ये यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जिसका हमने अब ये रिवीजन कर लिया वापस। अब हम बात करेंगे आज आर्टिकल 41 की। तो 41 की बात करें तो 41 क्या कह रहा है, देखो अनुच्छेद 41 जो है उसमें प्रावधान है, अनुच्छेद 41 में राइट टू वर्क टू एजुकेशन टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, यानी कि कुछ अवस्थाओं में नागरिकों को काम, शिक्षा और सहायता का अधिकार दें। काम, शिक्षा और सहायता, लोक सहायता का अधिकार दें। सर्टेन केसेस का मतलब है कि प्रकृति ने जहां लोगों के साथ भेदभाव किया है उनका सहारा सरकार बने। जैसे वृद्धजनों के लिए सरकार सहारा बने, असहाय लोग, बीमार लोग या विकलांग कोई है तो ऐसे लोगों के लिए सर्टेन केसेस है ये। इन परिस्थितियों में सरकार उनको सपोर्ट देती है। हमारे यहां पर वृद्धावस्था पेंशन योजना या विकलांगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए जो आरक्षण की सुविधा है, छात्रवृत्ति योजना है, कई बड़ी बड़ी योजनाएं इनके लिए संचालित है। बीमार लोगों के लिए, बीपीएल परिवार के लोगों के लिए सरकार के द्वारा राशन उपलब्ध करवाना, निःशुल्क इलाज करवाना उनका। तो ये सारी की सारी चीजें आर्टिकल 41 के अंतर्गत ही इंप्लीमेंट की गई है। हमने इसकी एक बात की पहले क्या बात की थी कि जितने भी नीति निर्देशक तत्व है वो सारे के सारे सरकार ने कहीं न कहीं किसी न किसी योजना के माध्यम से लागू किया हुआ है। तो यहां पर अनुच्छेद 41 में नागरिकों को कुछ अवस्थाओं में सपोर्ट या सहारे
देने की बात की जा रही है। उसके बाद में आर्टिकल आता है 42। आर्टिकल कौन सा है? 42, जो कामगारों और महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहा है। देखो क्या कह रहा है वो, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, कीवर्ड के ऊपर आपको ध्यान देना है। ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। देखो, कामगारों के काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा में सुधार करें और प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएं। मैटरनिटी रिलीफ को हिंदी में कहते हैं प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता से संबंधित हमारे यहाँ पर कई योजनाएं संचालित हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना 2005 भारत सरकार की योजना है, बहुत बड़ी योजना है, जो महिलाओं को मैटरनिटी रिलीफ उपलब्ध करवाती है। उसमें सपोर्ट मिलती है, सरकार की मेडिकल सहायता मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। राजस्थान गवर्नमेंट की एक योजना है महिला शिशु सुरक्षा योजना 2011। ये राजस्थान सरकार की योजना है और इसके अंतर्गत महिलाओं को मैटरनिटी रिलीफ उपलब्ध करवाया जाता है। यानी कि महिलाओं की, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनकी जो डिलीवरी है वो डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो और इस प्रकार से वहां पर हॉस्पिटल के द्वारा उनको इस प्रकार की सुविधाएं मिलती है। दूसरी बात, दो बात है इसमें, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। काम के जो कामगार हैं उनके काम की जो न्याय संगत अवस्था, यानी कि उचित काम ही करवाए जाए, अनुचित काम इन कामगारों से न करवाएं और महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएं। उसके बाद में ये आ रहा है कि आर्टिकल 43, और 43 में कह रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। इसमें ये कहा गया है कि लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, यानी कि जो वर्कर्स है हमारे, जो कामगार है, उनके लिए लिविंग वेज का मतलब होता है कि बोलते हैं ना कि निर्वाह मजदूरी, जिसका एक शब्द आता है निर्वाह मजदूरी, यानी कि लिविंग वेज का मतलब होता है निर्वाह मजदूरी, जीवन यापन करने के लिए अनुकूल जो है उनके पास मजदूरी मिलनी चाहिए। काम ज्यादा करवाकर पैसा कम देना, ये उनका शोषण है। उसके बाद में कह रहा है कि टू एस्टेब्लिश डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड, लेजर एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन विलेज, यानी कि एस्टेब्लिश डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड, उनका जो जीवन स्तर है वो सुधरा हुआ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद में ग्रामों में कुटीर उद्योगों की स्थापना करें। कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि कुटीर उद्योग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करें। दूसरी बात यहां पर जोड़ी है 43A में, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आई थी, और एक बात 43B में है इसकी, और जो 97वां संविधान संशोधन 2011 में आई थी मनमोहन सिंह सरकार के टाइम में, इसको जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया, इसकी बात आप देख लो। आर्टिकल 43A कह रहा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि उद्योगों में जो उद्योग धंधे होते हैं वहां पर वर्कर्स को मैनेजमेंट में शामिल किया जाए, यानी कि प्रबंधन में इनको शामिल करना जरूरी है। जैसे कोई उद्योग है तो वहां काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, वर्कर है, अगर इंडस्ट्री में कोई चेंज हो रहा है तो उनसे भी पूछा जाए, उनकी राय ली जाए, तो उसको कहते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये 43A जो है इंदिरा गांधी सरकार के समय 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। बार बार क्वेश्चन इनके आ रहे हैं एग्जाम में। यहां पर 43 में जो प्रावधान है उससे हमें डेप्थ में जाकर उनके थोड़े से अलग प्रावधान जो जोड़े हैं वो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें चीजों को थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा। 43B जो है वो कह रहे हैं कि प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि जो सहकारी संस्थाएं हैं उनको प्रमोट करें ज्यादा से ज्यादा। सहकारी संस्थाएं क्या होती है, आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में सोसाइटी बनती है, जिसमें गांव वाले मिलकर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन डालते हैं और फिर सरकार उसमें एक धन डालती है और उसके बाद में उस धन को गांव में किसी विशिष्ट कार्य के लिए खर्च किया जाता है और उसमें अध्यक्ष और सचिव, महासचिव,
कोषाध्यक्ष वगैरह उन सब का गांव के लोगों के द्वारा चुनाव किया जाता है वोटिंग के आधार पर, तो उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। समाज के विकास में इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अभूतपूर्व योगदान है और सरकार इनको प्रमोट करे। उसके बाद में आता है आर्टिकल 44, और 44 ये मान के चलो कि सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला अनुच्छेद है। इसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है। देखो कैसे, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और दो प्रकार के कोड होते हैं, एक जुडिशरी कोड और एक सिविल कोड। अपराधों में जो जुडिशरी कोड इस्तेमाल किया जाता है, कोड का मतलब कानून, उस सब के लिए समान है। लेकिन सिविल कोड भारत में समाज के अनेक धर्मों के आधार पर बंटा हुआ है जो अलग अलग है। देखो, सिविल कोड का मतलब होता है नागरिक संहिता, इसको हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता। तो नागरिक संहिता, संहिता का मतलब हो गया कानून, और नागरिकों के लिए अपने व्यक्तिगत कानून की बात की जा रही है, वो समान होना चाहिए। लेकिन भारत में समान नहीं है। कैसे? हिंदुओं का अलग हिंदू कोड है, मुस्लिमों का अलग शरीयत कानून है, ईसाइयों का अलग है, सिखों का अलग है। मतलब अलग अलग प्रकार से अलग अलग जो कानून बने हैं, इसमें शादी, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति अधिग्रहण, ये सारी चीजें अलग अलग धर्म के आधार पर कानून में लिखी हुई है और अलग अलग टाइप की है। ये कह रहे हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी लाएं, यानी कि उन सबको एक जैसा बनाएं आप, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट, ये पार्लियामेंट में 3 तलाक बिल जो है पास हुआ है, तो 3 तलाक यूसीसी से संबंधित है और उसका मुस्लिम कम्युनिटी विरोध भी कर रही है कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप हो रहा है। भारत में एकमात्र अनुच्छेद है संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का जो अब तक लागू नहीं हुआ है, बाकी सारे लागू हो गए। ये लागू हो नहीं पाया है क्योंकि देश धर्म निरपेक्ष है और सरकारें डरती है किसी धर्म में हस्तक्षेप करने से। लेकिन कुछ राज्यों ने मत दिखाकर इसको अपने राज्यों में लागू कर दिया है, जैसे गोवा है, उत्तराखंड है, यहां पर यह अनुच्छेद 44 लागू है, वहां यूसीसी लागू है, यानी कि वहां समान नागरिक संहिता है। वहां किसी प्रकार के शरीयत कानून या ईसाइयों का अलग कानून वगैरह ये नहीं है, वहां सबके लिए समान है। 3 तलाक वाला सिस्टम वहां नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अनुच्छेद 45, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर, बाल्यकाल का संरक्षण, पूर्व बाल्यकाल का संरक्षण, एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 ईयर। और ये कब जोड़ा गया? 2002 में 86वां संविधान संशोधन। 6 वर्ष तक के बालकों को पूर्व शिक्षा उपलब्ध करवाए। पूर्व शिक्षा आपको पता है आंगनबाड़ी केंद्र में मिलती। देखो, स्कूल जाने से पहले बच्चे को आंगनबाड़ी भेजा जाए। आंगनबाड़ी बच्चे को भेजेंगे तो बच्चा पहले स्कूल से पहले वहां के माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा। स्कूल के डिसिप्लिन को धीरे धीरे उसको सिखाया जाए। अचानक चेंज हो जाता है, घर का स्कूल का माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो बच्चा स्कूल के डिसिप्लिन को एडजस्ट नहीं कर पाता है। इसलिए क्या किया जाए? इसलिए बच्चे को पहले 2 साल तक आंगनबाड़ी भेजा जाता है, उसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर या पूर्व शिक्षा, बालकों के लिए पूर्व शिक्षा। 2002 में 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये शामिल किया। तो शामिल क्या किया गया इसमें? पहले इसमें लिखा हुआ था कि 6 से 14 वर्षीय बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की सरकार प्रावधान करे। फिर इसमें चेंज कर दिया कि 6 वर्ष तक के बालकों के लिए पूर्व शिक्षा का प्रावधान किया जाए, और 6 से 14 वाला जो है मूल अधिकारों में जोड़ दिया 21A में। उसके बाद में आता है आर्टिकल 46। आर्टिकल कौन सा आता है? 46। आर्टिकल 46 कहता है इंप्रूव द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ट्राइब एंड वीकर सेक्शन। यानी कि ये कह रहा है कि जो हमारे अनुसूचित और जनजातियां हैं, जो पिछड़े लोग हैं समाज के, उनके लिए एजुकेशन शुरू करें और उनके आर्थिक हितों की रक्षा करें।
उनके आर्थिक हित जो है उन्नत होने चाहिए, आर्थिक व्यवस्था उनकी अच्छी होनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट, ट्राइब एंड वीकर सेक्शन, SC ST और दुर्बल वर्गों की बात की जा रही है। उसके बाद में आता है आर्टिकल 47 जो नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने की बात कर रहा है। संविधान में एकमात्र अनुच्छेद है जो हमारे स्वास्थ्य को इंप्रूव करने की बात कर रहा है और शराब के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है, नशीली दवाइयों को रोकने की बात कर रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, इंप्रूव द न्यूट्रिशन, पोषण, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, बैन एल्कोहलिक ड्रिंक एंड हार्मफुल ड्रग्स। बैन किसको करना है, एल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी कि ये कह रहा है कि नशीली दवाओं, शराब, मदिरा, इनके ऊपर रोक लगाएं। नागरिकों के पोषण को और उनके हेल्थ को इंप्रूव करें, और हेल्थ इंप्रूव होगी तभी तो मानव संसाधन बनेंगे, और मानव संसाधन बनेंगे तभी तो देश उन्नति करेगा। इसलिए जरूरी है कि नागरिकों की हेल्थ अच्छी हो, तो हेल्थ को इंप्रूव करने वाला प्रावधान है ये, और शराब को प्रतिबंधित करने वाला प्रावधान है ये। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में अनुच्छेद 36 में बता दिया था, वाद योग्य नहीं है, तो कानूनी रूप से लागू नहीं करवाया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता सरकार को लागू करें। आर्टिकल 48 कह रहा है कि यूज साइंटिफिक मेथड इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। देखो, साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधियां कहां पर, एक तो एग्रीकल्चर में और एक एनिमल हस्बेंड्री में। यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो कृषि और पशुपालन में वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करें। भारत एक कृषि प्रधान है, यहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन इन दो क्षेत्रों से रोजगार प्राप्त करती है, तो यहां पर इंप्रूवमेंट होना जरूरी है, या प्रोडक्शन अच्छा होना जरूरी है, इसलिए यहां वैज्ञानिक विधियों के इस्तेमाल करने की बात की गई। तो हमारे यहां पर हरित क्रांति आई, तो एग्रीकल्चर में साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करने पर 1966 में हरित क्रांति आई, और MS स्वामीनाथन नाम के कृषि वैज्ञानिक थे। उन्होंने सरकार को बताया कि अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाना है तो किसानों को तकनीक दो, उन्नत बीज दो और सस्ते ऋण दो, सिंचाई की व्यवस्था दो उनको, उसके बाद में देखना खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ेगा। और उसका रिजल्ट हमने देखा। जय जवान जय किसान नारा इसी समय आया था। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने किसानों को मोटिवेट करने और युद्ध में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए नारा दिया था, जय जवान जय किसान। एक तरफ हमारे किसान देश में हरित क्रांति ला रहे थे, और दूसरी तरफ हमारे देश के जवान पाकिस्तान दुश्मन को धूल चटा रहे थे। उस समय वो नारा आया था, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। तो साइंटिफिक मेथड हमने एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया, तो उसका हमने बहुत अच्छा बेनिफिट लिया। हालांकि देखो, अच्छी चीज आती है तो अपने साथ बुरे परिणाम भी लेकर आती है। आज हमारा किसान बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए लालायित हो रहा है, और यूरिया, DAP, मतलब इनकी शुरुआत उसी समय हुई थी 1966 में जब हरित क्रांति आई थी, और आज इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लग गया, जिसके कारण किसान के शरीर के ऊपर इसके दुष्परिणाम भी नजर आ रहे हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी फैल रही है। तो हरित क्रांति एक तरफ तो हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाती है, और दूसरी तरफ हमें बीमार भी तो कर रही है। उससे पहले इस प्रकार की कैंसर जैसी बीमारियां भारत में नहीं थी। तो नई नई बीमारियां पनपी है, ये 1966 के बाद में ये पेस्टिसाइड का ज्यादा इस्तेमाल होने के कारण उत्पन्न हुई है, और दवाइयों पर निर्भरता हमारी बढ़ी है, और दवाइयों पर खर्च सरकार के बढ़े हैं। तो अच्छी चीज है हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुए, लेकिन बुरी चीज ये भी आ गई कि हम इनका ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण प्रोडक्शन बढ़ाने के लालच में हम बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड डालते हैं। किसान खेत में यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड इतना इस्तेमाल करता है कि जो अनाज है वो इतना जहरीला हो चुका है
कि यहाँ बीकानेर में तो एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर वाली ट्रेन कर दिया, क्योंकि इतने सारे मरीज जो है जो पंजाब की साइड से बीकानेर में इलाज करवाने के लिए आते हैं। ये सब हरित क्रांति के दुष्परिणाम है। तो दुष्परिणाम हर जगह किसी भी अच्छी चीज के साथ में जुड़कर आते ही है, और अच्छी से अच्छी चीज का ज्यादा अगर हम इस्तेमाल करते हैं, अतिरेक ठीक नहीं है। वो कहते हैं ना, एक्सेप्शन इज एवरीथिंग बेड, अति हर चीज की बुरी है। आप बहुत ज्यादा अत्यंत उत्पादन करते हो तो बहुत ज्यादा आपको ये पेस्टिसाइड डालने पड़ेंगे। ज्यादा पेस्टिसाइड डालने के कारण ज्यादा जो है जहरीला होता है अनाज, तो उसके कारण ये सब हो रहा है। अब यहां पर एनिमल हस्बेंड्री में भी साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल करने की आर्टिकल 48 में बात की गई। पशुपालन में वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करें। अब यहां पर पशुपालन में हमने वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल किस प्रकार से किया। 1970 में वर्गीस कुरियन नाम के हमारे यहाँ पशु वैज्ञानिक हुआ करते थे, और उन्होंने सरकार को कुछ आइडियाज दिए कि भारत में डंगरों की कमी नहीं है, लेकिन दूध देने वाले पशुओं की बहुत ज्यादा कमी है। तो हमारे यहाँ दूध जो है बहुत कम उत्पादन होता है और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो हमारे यहाँ एक गाय जो है आधा लीटर 1 लीटर दूध देती है, और उससे देश जनता के लिए आपूर्ति नहीं हो पा रही है। हम दूध जो है आयात करते हैं। तो सरकार ने कहा कि सॉल्यूशन बताओ आप। तो उन्होंने कहा कि हमारी गायों की नस्लें खराब है, इन नस्लों को सुधारना पड़ेगा, और दूसरा उन्नत चारे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और पशुपालकों को सस्ते ऋण देकर उनको प्रमोट करना पड़ेगा। तब सरकार ने उनको बजट प्रोवाइड करवाया और वर्गीस कुरियन के सिद्धांतों को हमने फॉलो किया। देखो अनुच्छेद 48 का कैसे इंप्लीमेंट हुआ है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उस समय भारत में अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की जो दूध वाली गायें थी उनकी नस्लें भारत में मंगवाई गई और संकरण किया गया भारत में। और उस संकरण के बाद, जो ब्रीडिंग के बाद में जो नस्लें आई गायों की, वो गायें मतलब इतना ज्यादा दूध देने लगी। एक गाय जो हमारे यहाँ आधा लीटर 1 लीटर दूध दे रही थी, अब वही गाय 40 लीटर 50 लीटर दूध दे रही है, और देश में दूध की बाढ़ आ गई थी। दूध की बाढ़, इसे नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया, और इसे श्वेत क्रांति कहते हैं। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन के जो फाउंडर है वो है वर्गीस कुरियन। तो हमने यहां पर एनिमल हस्बेंड्री पे साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके इतना बड़ा जो है रिजल्ट प्राप्त किया। तो एक आर्टिकल को हमने थोड़ा सा ईमानदारी से लागू किया और परिणाम पूरे देश में क्रांतिकारी आए। अगर नीति निर्देशक तत्व इसी प्रकार से ईमानदारी से पूरे के पूरे देश में लागू हो जाए, तो मैं कहता हूं कि ये देश स्वर्ग बन जाए, जनता खुशहाल हो जाए, हर व्यक्ति जो है खुश हो जाए, उसके चेहरे पर रौनक आ जाए और हर प्रकार की सुविधा उसको प्राप्त हो। मतलब इतनी अच्छी चीजें हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल, राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति कमजोर होने के कारण ये सारी चीजें पर तरीके से ईमानदारी से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। नहीं तो आप देखो अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44 ये प्रावधान है, लेकिन नाम मात्र के लागू किए, ठीक से लागू किए नहीं, किए फिर वापस हटा लिए, कोई फायदा नहीं है इसका। तो आपने 48 को लागू किया और उसके रिजल्ट जो है क्रांतिकारी आए। हमने नाम रख दिया हरित क्रांति। उसके बाद में ये कह रहा है कि इंप्रूव द ब्रीड ऑफ काउस मिल्क एंड कार्गो एनिमल एंड बैन देयर स्लॉटर। स्लॉटर का मतलब होता है वध करना, हत्या करना। ये कह रहा है कि गाय, बछड़ा और दुधारू पशु, दुधारू मिल्क यहां पर दुधारू पशु, एंड कार्गो एनिमल यानी कि बोझा ढोने वाला एनिमल, एंड बैन देयर स्लॉटर, इनके वध पर रोक लगाए। गाय, बछड़ा, दुधारू पशु और बोझा ढोने वाले जो पशु है उनकी नस्ल में सुधार करें और उनके वध पर रोक लगाएं।
ये बात इसमें लिखी है। और भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद 48 एकमात्र अनुच्छेद है जो गो हत्या पर प्रतिबंध लगा रहा है। किस पर? गो हत्या पर, गाय काटने पर रोक लगा रहा है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, इसलिए देश में गायें भी कटती। अनुच्छेद 48A, प्रोटेक्ट, एनहेंस एंड कंजर्व द इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ वाला आर्टिकल है ये, कि पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण करें और उनका संवर्धन करें। ये प्रावधान जो है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1942 के अंतर्गत ये प्रावधान जोड़ा गया। कौन सा? ये प्रावधान जो से संबंधित है, सिंपल एकदम। उसके बाद में देखो आर्टिकल 49, प्रिजर्व हिस्टोरिकल आर्टिस्टिक हेरिटेज ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक और कलात्मक धरोहरों का संरक्षण करें। देखो नेशनल इंटरेस्ट का मतलब यहां पर हो गया, नेशनल इंटरेस्ट का मतलब हो गया नेशनल इंपोर्टेंस, हाँ राष्ट्रीय महत्व। नेशनल इंपोर्टेंस राष्ट्रीय महत्व की ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल और कलात्मक धरोहरों, आर्टिस्टिक हेरिटेज, कलात्मक धरोहरों का संरक्षण करें, प्रिजर्व करें। क्यों करें? आपसे एक सवाल है मेरा, आप सोचिए जरा, स्टूडेंट को इतिहास क्यों पढ़ाते हैं? क्या वजह है कि उसको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है? बहुत गहरा सवाल है, आप इस पर विचार कीजिए। अगर आपके पास इतिहास सब्जेक्ट है तो अपने आप से पूछिएगा कि स्टूडेंट को इतिहास पढ़ाने की पीछे इससे क्या है। तो यहां पर इतिहास की धरोहरों को संजोने की बात की जा रही है कि इनको सुरक्षित रखें। और नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 50 कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, स्टेट पब्लिक सर्विस, राज्य की लोक सेवाओं में, राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखें, सेपरेट करें। सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन स्टेट पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विसेज जो है लोक सेवाओं में, लोक सेवा में इसके लिए अलग का प्रावधान किया गया है। वो लोग करें। देखो कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट भी कहलाता है। मजिस्ट्रेट का मतलब वो न्यायाधीश है, और जिला कलेक्टर कार्यपालिका का अधिकारी है। कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, और मजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशरी। एक अधिकारी है जिसके पास कार्यपालिका की भी पावर है, जिसके पास कार्यपालिका की भी पावर है और न्यायपालिका की भी पावर है। तो ये दोनों पावर को ये कह रहा है सेपरेट कर दो, क्योंकि न्यायपालिका कानून लागू करवाती है और कार्यपालिका कानून लागू करती है। और अगर सेपरेट नहीं हुए तो फिर व्यवस्था ठीक से नहीं चलेगी, डगमगाएगी। तो इसकी बात की जा रही है। नीति निर्देशक तत्वों का लास्ट अनुच्छेद है 51, और 51 में ये कह रहा है कि इनहेंस इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड इंक्लूड इट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, कि भारत की विदेश नीति में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दें। इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को शामिल किया जाए। किसमें? विदेश नीति में। देखो भारत का संविधान का अनुच्छेद 51 और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के चार्टर का आर्टिकल 1 एक ही बात कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के संविधान का पहला अनुच्छेद और भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 में सेम बात लिखी हुई है, और वो बात है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा में
भारत के प्रतिनिधियों के द्वारा बोली गई बातों को पूरी दुनिया ध्यान से सुनती, और जब पाकिस्तान बोलता है तो पूरी दुनिया महासभा में सो जाती है। उनको पता है पाकिस्तान का उद्देश्य ही नहीं है शांति स्थापित करना। भारत के जीन के अंदर शांति है। जीन में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता शांति की व्यापारिक सभ्यता। हमारे मौर्य काल में सम्राट अशोक के द्वारा लिखे गए शिलालेखों में शांति की बातें की। आपको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में जो बात लिखी है, 13वें शिलालेख में जो बात लिखी है, उस बात को आज भी हमारे संविधान में शामिल किया है और आज भी हमारी विदेश नीति और परमाणु नीति और युद्ध नीति का हिस्सा बनाया हुआ है। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर शांति नीति को अपनाया। सम्राट अशोक अपने 13वें शिलालेख में लिखता है कि अब यह देवनाम प्रिय यानी कि अशोक किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा और युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध में लाखों लोग मारे जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, बंदी बना लिए जाते हैं और शोषण के शिकार होते हैं और मानव जाति हाशिए पर विवश हो जाती है और हम अपने फायदे के लिए लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं। और एक सम्राट, एक राजा का उद्देश्य होता है प्रजा का सुख, और वो प्रजा कहीं की हो, सुख पहुंचाना नहीं, सुख पहुंचाना। और इसलिए देवनाम प्रिय ने युद्ध नीति को त्याग दिया है और तलवार रख दी है। अब युद्ध नहीं करेगा, अब जनता का कल्याण करेगा। और ये कल्याण की जो भावना है ये नीति निर्देशक तत्वों है। मैंने कहा हमारे जीन के अंदर शांति है। सम्राट अशोक का शिलालेख की बातें नीति निर्देशक तत्वों से मिलती और अनुच्छेद 51 की बात 13वें शिलालेख से जुड़ती है और हमारी परमाणु नीति की बात भी सम्राट अशोक की नीतियों से प्रेरित है। परमाणु नीति में, युद्ध नीति में, भारत सरकार की नीति में प्रावधान है नो फर्स्ट यूज। हम पहले परमाणु का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमारे ऊपर किसी ने किया तो फिर हम उसको नहीं छोड़ेंगे। सम्राट अशोक अपने शिलालेख में लिखता है कि इस देवनाम प्रिय ने युद्ध नीति को त्याग दिया, तलवार को रख दिया, लेकिन पड़ोसी देश, हमारे दुश्मन देश इसको हमारी कमजोरी नहीं माने। अगर हमारी कमजोरी मानकर आपने हमारे ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया तो ये देवनाम प्रिय तलवार उठा सकता है, यानी कि युद्ध नीति पर वापस चल सकता है। इसका मतलब क्या है? जियो और जीने, वसुधैव कुटुंबकम। तो इतिहास बहुत कुछ बताता है हमें। आज का सिस्टम इतिहास से जुड़ा हुआ है। सोचिए जरा, आज से 500 साल पहले इसी देश में, इसी भारत में, इसी दिल्ली में, इसी बीकानेर में, इसी राजस्थान में क्या था? लोगों के पास क्या सुविधाएं थी, क्या टेक्नोलॉजी थी? और आज हमारे पास क्या है? देखो, 500 साल पहले का इतिहास हम पढ़ चुके हैं, मुगलों के आसपास। अगर मुगल काल में औरंगजेब को कोई ये बात बोल देता उस समय, सोचो जरा, अगर औरंगजेब को कोई ये बोल देता कि औरंगजेब जी, हाँ बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ बता बेटा। कि आज से 500 साल बाद इसी देश में, इसी भारत में लोगों के पास एक ऐसी डिवाइस होगी जिससे वो दूर तक बात कर लेंगे, हजारों किलोमीटर तक वो बात कर लेंगे और उसका फोटो भी देख लेंगे, वीडियो के माध्यम से उससे बात कर लेंगे। तो औरंगजेब का रिएक्शन क्या होता पता है? इधर आना, तो इधर आना, इसको ले जाओ और इसको लटका दो फांसी पर। एक सम्राट के सामने बेहुदी बात करते हुए इसकी हिम्मत कैसे हुई? सम्राट उसको मृत्युदंड दे देता। अगर आज वाली बात सम्राट को पता लग जाती ना उस समय वहां, और आज ये सच हो गया ना, हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, गूगल है, ग्लोबली हम कनेक्टेड हैं, ये सच हो गया। ये बात अगर 500 साल पहले लोगों को पता होती कि ऐसा होने वाला है, और कुछ लोगों ने जाहिर भी किया
लेकिन डर था क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी वहां पर। डर था कहीं कोई सजा नहीं दे दे हमें। और इतिहास में बड़े बड़े इस प्रकार की भविष्यवाणी करने वालों को सजा मिली है और वो बातें सच हुई बाद में। तो आज मैं अगर आपसे कहूं, आज से 500 साल के बाद में देश में क्या होने वाला है, देश की जनता के पास क्या सुविधाएं होगी, आज से 500 साल बाद जो यहां पर जनता होगी के पास क्या फैसिलिटी, तो जीवन कैसा होगा, कैसी लाइफ स्टाइल होगी, सोचें। यही क्रिएटिविटी। इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है स्टूडेंट को कि उसका माइंड क्रिएटिव बने। इतिहास पढ़ने के बाद अगर क्रिएटिविटी नहीं आ रही है ना, तो इतिहास रटा है आपने, इतिहास को किया नहीं है, इतिहास को समझा नहीं है। इतिहास हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्य हैं वो, और उनके एक्शन और उनकी सुविधाएं और उनकी व्यवस्था और समाज की परंपरा और नियमों की जानकारी है जिनको हम समझ रहे हैं, और उनको देख देख कर हमने आज परिवर्तन किया है। और अभी भी हम ट्रांजिशनल एज में हैं, और आज के दौर में इस धरती पर इंसान अपने ब्रेन के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। और जितना हमने ब्रेन के ऊपर प्रेशर डाला, उतना ही ब्रेन ने नई नई चीजों को, नए नए आइडियाज को निकाल कर दिया। ये लो एरोप्लेन का आविष्कार, ये लो कंप्यूटर का आविष्कार, ये मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन है, हाइपर लूप, ये टीवी, ये सिनेमा, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी ने दुनिया को पलट कर रख दिया। अब तो ऐसे कपड़े आने लगे हैं कि सर्दी और गर्मी में आप बस कपड़ा पहनो, पंखा चलाने की आवश्यकता नहीं है, एसी की जरूरत नहीं है, बस एक शर्ट पहन लो और वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। हम नैनो टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। अब नैनो टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में, आने वाले 500 सालों में, 200 सालों में क्या क्या कमाल करने वाली है। अगर मैं आपको 2-3 कमाल दिखा दूं तो आप भी औरंगजेब से कम नहीं है, लटका देंगे। तो मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद सोचिए कि अभी क्या चल रहा है और इसी बेस पर आगे चेंज होगा। अभी क्या परिवर्तन हो रहा है और इसी के आधार पर आगे परिवर्तन होने वाला है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो हमने ये आविष्कार बिना आवश्यकता के नहीं किए, में बड़ी आवश्यकताएं पड़ी। आज के दौर में सबसे ज्यादा आवश्यकता कौन सी चीज, बस कल वही चीज आने वाली है। इसी का नाम है क्रिएटिविटी, और ये आती है इतिहास पढ़ने पर। इतिहास पढ़ते समय इतिहास को एंजॉय करें, अपने आप को हिस्ट्री में शामिल करें, अपने पूर्वजों को शामिल करें, और उसके बाद में उसको पढ़ें। और पढ़ें ऐसे कि आप जो है खो गए हैं, आप सिंधु सभ्यता में खो गए हैं, आप वैदिक सभ्यता के अंदर डूब गए हैं, आप लोहे के आविष्कार को होते हुए देख रहे हैं, परिवर्तन किस प्रकार से होता हुआ दिख रहा है आपको, तब आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ पढ़ रहा हूं। नहीं तो टाइम पास करने के लिए तो ये पढ़ रही है, वैसे आप भी पढ़ लो। चलिए, तो आज हमने बात की नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 से लेकर 51 तक की, और पिछली क्लास में हमने बात की थी अनुच्छेद 36 से लेकर 40 तक की, और एक क्लास और होगी नीति निर्देशक तत्वों की। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों में कि ये जो तत्व है, ये जो नीति निर्देशक तत्व है, इनका क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में किया गया है। गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व, और उदार बौद्धिक नीति निर्देशक तत्व, और समाजवादी नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद में इन नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर कुछ विद्वानों ने कमेंट किए हैं, और किसने क्या कहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और आए हुए एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछने की संभावना है। इनके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जाते जाते मैं आपको एक बात तो बताऊंगा ही
आप सुनो या न सुनो। टॉपिक तो हमारा पूरा हो गया यहाँ पर आज का, लेकिन बात मैं आपको ये बता रहा हूं, जो अभी आपके हाथ में है अहमियत समझें, के लिए कुर्बानियां, त्याग और बलिदान को याद करें। मेरे हाथ में एक पेन है, एक रिमोट है और एक कैमरा है, एक एलईडी पैनल है। जब मैं इनका इस्तेमाल करता हूं तो मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आती है और मैं सोचता हूं यार, इन लोगों ने हमारी सुविधा के लिए क्या क्या बना दिया, और मेरे दिल से थैंक्स निकलता है, मेरी अंतरात्मा से निकलता है थैंक्स गॉड, आपने इतनी सारी सुविधाएं हमें, और उन लोगों के लिए थैंक्स निकलता है जिन्होंने ये सारी टेक्नोलॉजी बनाकर हमारे तक पहुंचा दी। कहने के लिए तो हम ये भी कह सकते हैं पहुंचा दी तो क्या होगा, पैसा लगा है ना। बात पैसों की नहीं है। मैं आपको कहूं कि लो, कोई व्यक्ति 100 करोड़ देने के लिए तैयार है, आप उसको जो है एक अपनी आंख दे दोगे क्या? बात यहां पैसों की नहीं है, बात यहां चीज वैल्यू की है। आप ये देखो कि आपको पैसों के बदले कितनी अच्छी चीज है। इसलिए आपके आसपास जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, आप जिस चेयर के ऊपर बैठे हो, उस चेयर को बनाने वाले को मन में, दिल से थैंक्स नाम से पढ़। आप जो किताब पढ़ रहे हो, तो जिस राइटर ने लिखी है उसका एक बार नाम पढ़ लें, और नाम पढ़ के दिल से उसको फिर देखना वो किताब आपके जीवन में कैसे चमत्कार दिखाती है। जिस पेन से आप लिख रहे हो, उस पेन के ऊपर लिखी हुई कंपनी का नाम लेकर उसको दिल से थैंक्स बोल दें कि पेन जो है मेरी सफलता को लिखने वाला है, थैंक यू। फिर देखना पेन आपके जीवन में कितने चमत्कार लाता है। जिन आंखों से आप देख रहे हो, आंख बनाने वाले कुदरत और भगवान को थैंक्स बोल दें, थैंक्स गॉड, मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और करोड़ों लोगों के पास में नहीं है, और मेरे पास है, मैं बहुत ही नसीब हूं, किस्मत वाला हूं। मेरे पास अच्छे हेल्दी कान है, अच्छी आंखें हैं, अच्छी नाक है, अच्छा चेहरा है और अच्छा शरीर है और अच्छा स्वस्थ ब्रेन है। आप नियामतों को आप थैंक्स बोले, और उसके साथ साथ आज जो आपको आज मिला है ना, आज हर किसी को नहीं मिलता है। आज जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले यूनिवर्स और परमात्मा को, परम आत्मा को, जिसको भी आप मानते हैं, उसको थैंक्स बोलें, थैंक्स गॉड कि आज मिला, मुझे क्या मिला, आज मिला। आप ये भी कह सकते हैं काय का आज मिला, ये तो डेली मिलता है, आज मिला इसमें क्या कोई बड़ी बात। ये बात आप कह सकते हो, लेकिन इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं, नींद में मौत हो जाती है, दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, और हम इतने खुश नसीब है कि कुदरत ने हमें इस लायक समझा, इस बंदे को आज किया जाए गिफ्ट में। आज ये लो बेटा, आपको मैं 24 घंटे आज के रूप में दे रहा हूं, आप इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। सोचिए जरा, आपको पता लग जाएगी कल आपकी मौत होने वाली है और आपके पास 24 घंटे हैं, तो आप कैसे जिएंगे इनको? क्या इन 24 घंटों को ऐसे वेस्टेज जाने दोगे आप? नहीं ना। तो आप वैसे जिए कि कल दुनिया से जाना है, अलविदा होना है। ऐसे जिए, आपकी लाइफ यहीं पर स्वर्ग बन जाएगी। स्वर्ग मरने के बाद नहीं मिलता है, स्वर्ग इसी जीवन के अंदर है। अभी स्वर्ग है, अभी आप जो जिस पोजीशन में बैठे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, वही स्वर्ग है। वो महसूस कीजिए, दिल से, अंदर से आप महसूस करना शुरू कर दीजिए, और ये जीवन आपका जन्नत बना देगा। आपके आसपास की चीजें आपको लगेगी सब कुछ बहुत अच्छा है। आपका रूम, आपका टेम्परामेंट, आपका बॉडी, आपका स्वभाव, आपके माता पिता, आपके परिवारजन, सब आपको अच्छे लगने लग। तो आपके यहां तक पहुंचाने में जिन जिन लोगों का बड़ा योगदान है, उनको दिल से बोलें। और चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।